एक ऐसे लैंड के बारे में सोचो जो गहरे नीले समुद्र से घिरा हुआ है। एक ऐसा लैंड जहां अनगिनत आइलैंड्स बिखरे हुए रत्नों की तरह पानी में फैले हुए हैं। यही था एंशिएंट ग्रीस। इजिप्ट, पर्शिया यह कोई एक बड़ा पावरफुल किंगडम नहीं था, बल्कि छोटे सिटी स्टेट्स का एक कलेक्शन था। हर एक का अपना किंग, अपनी आर्मी, अपना वे ऑफ लाइफ। एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ वे अक्सर राइवल्स होते थे, लैंड और ग्लोरी के लिए लड़ते हुए। लेकिन एक चीज थी जो उन सबको जोड़ती थी, द सी। ग्रीक्स समुद्र के मास्टर्स थे। उनकी छोटी वुडन बोट्स अपने सिंगल सेल्स के साथ उनकी लाइफलाइन थी। वे आइलैंड से आइलैंड तक ऑलिव ऑयल, वाइन, पॉटरी, ये बोट्स सिर्फ गुड्स ही नहीं ले जाती थीं, वे आइडियाज भी ले जाती थीं। जब एथेंस का एक ट्रेडर मिलेटस के एक सेलर से मिलता था, तो वे सिर्फ ग्रेन के प्राइस के बारे में बात नहीं करते थे, वे दुनिया के बारे में बात करते थे। यह भावना उन्हें पुराने बिलीफ्स चैलेंज करने और नए आंसर्स खोजने के लिए प्रेरित करती थी, जिससे इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की नींव पड़ी। ग्रीक से पहले दुनिया को मिथ्स के जरिए समझाया जाता था। सूरज आसमान में क्यों घूमता है? क्योंकि एक गॉड उसे एक चैरियट में चलाता है। सीजन्स क्यों बदलते हैं? क्योंकि एक गॉडेस दुखी है। ये स्टोरीज खूबसूरत थीं और कंफर्ट देती थीं, लेकिन ग्रीक्स ने अलग तरह के आंसर्स खोजना शुरू किया। मिलेटस शहर के थालिस नाम के एक आदमी ने दुनिया को देखा और सजेस्ट किया कि सब कुछ पानी से बना है। यह अब हमें सिंपल लग सकता है, लेकिन यह एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। वह एक नेचुरल एक्सप्लेनेशन खोजना चाहते थे, एक सिंगल सब्सटेंस जो सब कुछ समझा सके, बिना गॉड्स को इन्वॉल्व किए। यह साइंस और फिलॉसफी का जन्म था। सबसे फेमस सोक्रेटिस थे, एक आदमी जो एथेंस की सड़कों पर नंगे पैर घूमते थे, सवाल पूछते थे। उनका मेथड लोगों से बात करना था, पावरफुल जनरल्स, यंग स्टूडेंट्स और उनके बिलीफ्स पर सवाल उठाना था। सोक्रेटिस के स्टूडेंट प्लेटो ने एक फेमस स्टोरी बताई, द एलिगोरी ऑफ द केव, जहां कैदी दीवार पर परछाइयों को रियलिटी मान लेते हैं। प्लेटो ने फिर एक और ब्रिलियंट माइंड एरिस्टोटल को सिखाया। एरिस्टोटल अलग थे, वे दिल से साइंटिस्ट थे। उन्होंने लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई किया, लॉजिक का अध्ययन किया और एथिक्स, पॉलिटिक्स तक हर चीज के बारे में लिखा। मेडिसिन में हिपोक्रेटिस ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि सिकनेस गॉड्स की सजा थी। उन्होंने सिखाया कि हर डिजीज का एक नेचुरल कॉज होता है। ग्रीक्स ने हमें यह नहीं सिखाया कि क्या सोचना है, बल्कि कैसे सोचना है। एंशिएंट वर्ल्ड में पावर आमतौर पर गॉड्स या तलवार की नोक से आती थी। किंग्स और एम्परर्स एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ शासन करते थे, लेकिन एथेंस शहर में एक रेडिकल नया आइडिया ने जगह बनाई। यह शब्द था डेमोक्रेशिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है पावर टू द पीपल। यह एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था। उनका मानना था कि शहर एक किंग या एरिस्टोक्रेट्स के एक छोटे समूह का नहीं था, बल्कि उसके सिटीजन्स का था। बेशक सिटीजन का उनका आइडिया लिमिटेड था, विमेन, स्लेव्स, फॉरेनर्स, लेकिन एथेंस के फ्री मैन के लिए यह एक रेवोल्यूशन था। वे एक साथ इकट्ठा हो सकते थे, लॉज पर डिबेट कर सकते थे और महत्वपूर्ण डिसीजंस पर वोट कर सकते थे। वॉर पर जाने से लेकर एक नया टेंपल बनाने तक। एक फार्मर, एक वेल्थी नोबलमैन, वे प्रपोजल पर आर्ग्यू कर सकते थे। एक पॉटर स्पार्टा के साथ एक ट्रीटी पर अपनी ओपिनियन दे सकता था। यह डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक्शन में थी। डिसीजंस बंद दरवाजों के पीछे कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नहीं किए जाते थे, वे खुले में किए जाते थे, उन लोगों द्वारा जिन पर वे अफेक्ट करते थे। इस आइडिया को पेरिक्लीस जैसे लीडर्स ने चैंपियन किया, जो एथेंस के एक महान स्टेट्समैन थे। जब आप एक इलेक्शन में वोट करते हैं, जब आप पार्लियामेंट में एक डिबेट के बारे में पढ़ते हैं, या जब आप एक जूरी में सेवा करते हैं, तो आप एक ट्रेडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एथेंस में एक धूल भरी पहाड़ी पर 2500 साल पहले शुरू हुआ था। जब आप एंशिएंट ग्रीस के बारे में सोचते हैं, तो आप शायद मैग्निफिसेंट व्हाइट मार्बल टेम्पल्स की कल्पना कर सकते हैं। सबसे फेमस पार्थेनन है, जो एथेंस में एक्रोपोलिस पहाड़ी पर शान से खड़ा है। ग्रीक्स के लिए ब्यूटी सिर्फ डेकोरेशन के बारे में नहीं थी, यह ऑर्डर, प्रोपोर्शन और हार्मनी के बारे में थी। शुरुआती ग्रीक स्टैच्यूज स्टिफ और रिजिड थीं, जो इजिप्शियन आर्ट के समान थीं, लेकिन समय के साथ उनके स्कल्प्टर्स रियलिज्म बने और मूवमेंट के मास्टर्स बन गए। डिस्कोबोलस, द डिस्कस थ्रोअर जैसी स्टैच्यू को देखो, आप एथलीट के शरीर में टेंशन महसूस कर सकते हैं। ग्रीक्स ने कुछ ऐसा भी इन्वेंट किया जो आज हमारी कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, थिएटर। यह डायोनाइसस, वाइन और रेवलरी के गॉड को सम्मानित करने वाले एक रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में शुरू हुआ। एक बड़े ओपन एयर एम्फीथिएटर में
मास्क पहने एक्टर स्टोरीज परफॉर्म करते थे। उन्होंने दो मुख्य प्रकार के प्लेज इन्वेंट किए, ट्रेजेडी, कॉमेडी। सोफोक्लीज और यूरिपिडीज जैसी ट्रेजेडीज ने फेट, जस्टिस और सफरिंग जैसे गहरे ह्यूमन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया। एडिपस रेक्स जैसी स्टोरीज ने ऑडियंस को अपने डर और फ्लॉज का सामना करने पर मजबूर किया। दूसरी ओर एरिस्टोफेनिस जैसी कॉमेडीज वाइल्ड, फनी और अक्सर बहुत रूड होती थी। उन्होंने फेमस पॉलिटिशियंस का मजाक उड़ाया, पॉपुलर फिलोसोफर्स का मजाक उड़ाया और वॉर और सोसाइटी की अब्सर्डिटीज पर सैटायर किया। कुछ भी ऑफ लिमिट्स नहीं था। ग्रीक थिएटर की लेगेसी इमेंस है। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, थिएटर, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, सीन, ये सब ग्रीक है। हर 4 साल में दुनिया ओलंपिक गेम्स देखने के लिए रुक जाती है। दुनिया के हर कोने से एथलीट्स इकट्ठा होते हैं कंपीट करने के लिए, ह्यूमन एबिलिटी की लिमिट्स को आगे बढ़ाते हुए। यह ट्रेडिशन 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया नामक सेक्रेड प्लेस पर शुरू हुई थी। ग्रीक्स के लिए ये गेम्स सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं थे, वे ज़्यूस को सम्मानित करने वाला रिलीजियस फेस्टिवल थे। गेम्स में एक सेक्रेड ट्रूस की घोषणा की जाती थी। सिटी स्टेट्स ने वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स रोक दिए ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। दी ओलंपिक ट्रूस दिखाती है कि गेम्स उनकी शेयर्ड ग्रीक आइडेंटिटी के लिए कितने महत्वपूर्ण थे। ओरिजिनल एथलीट्स प्रोफेशनल्स नहीं थे, वे ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे। वे अपने होम सिटी को ग्लोरी दिलाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते थे। इवेंट्स एक सोल्जर के स्किल्स का टेस्ट थे। रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग द डिस्कस, थ्रोइंग द जैवलिन, रेस्टलिंग, बॉक्सिंग पुरस्कार गोल्ड मेडल नहीं बल्कि ऑलिव रीथ था। असली रिवॉर्ड ऑनर क्लियोस था। एक विक्टोरियस एथलीट हीरो बनता था। वे अपने शहर में सॉन्ग्स, परेड्स के साथ लौटते थे। उनका नाम पोएम्स, स्टैच्यूज में अमर हो जाता था। गेम्स ह्यूमन एक्सेलेंस का सेलिब्रेशन थे। ग्रीक आइडियल, एक हेल्थी बॉडी में एक शार्प माइंड। एंशिएंट ग्रीस की सिविलाइजेशन एक दूर की कहानी लग सकती है, खंडहरों और मिथ्स की दुनिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि यह बिल्कुल भी दूर नहीं है। ग्रीक वर्ल्ड आज भी हमारे चारों ओर जीवित है, हमारे डेली लाइव्स के फैब्रिक में एम्बेडेड है। उनके आइडियाज एक महान बिल्डिंग की फाउंडेशंस की तरह हैं, नजर से छिपी हुई लेकिन सब कुछ थामे हुए। हर बार जब हम वोट डालते हैं तो हम डेमोक्रेसी का एक रूप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो पहली बार एथेंस में कल्पना की गई थी। हर बार जब एक साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाता है और उसे टेस्ट करता है तो वे लॉजिकल इंक्वायरी के उस रास्ते पर चल रहे होते हैं जिसे एरिस्टोटल और पहले ग्रीक थिंकर्स ने बनाया था। हमारी आर्ट और एंटरटेनमेंट की दुनिया ग्रीक इन्फ्लुएंस से भरी हुई है। हर बार जब आप एक मूवी देखते हैं जिसमें एक हीरो को एक मुश्किल चॉइस का सामना करना पड़ता है तो आप एक ग्रीक ट्रेजेडी से एक थीम देख रहे होते हैं। हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बैंक्स और म्यूजियम्स पर कॉलम्स अक्सर डोरिक, आयोनिक या कोरिंथियन स्टाइल की नकल करते हैं। हम गहरे सब्जेक्ट्स पर चर्चा करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वे अक्सर ग्रीक मूल के होते हैं। फिलॉसफी, साइंस, पॉलिटिक्स, आर्ट, थिएटर और हिस्ट्री खुद। वे पहले थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी को कहानी के केंद्र में रखा। लॉजिक, रीजन, ब्यूटी और इंडिविजुअल फ्रीडम पर उनका ध्यान वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आधारशिला बन गया और तब से पूरे ग्लोब में अपना इन्फ्लुएंस फैला चुका है। उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया और पिछले 2500 सालों से दुनिया उस पर निर्माण कर रही है। तो अगली बार जब आप एक स्टेटली बिल्डिंग को देखें, एक थ्रिलिंग स्पोर्ट्स मैच देखें, एक डिबेट में पार्टिसिपेट करें या बस दुनिया के बारे में एक सवाल पूछें तो उन सेलर्स को उनकी छोटी बोट्स में याद करने के लिए एक पल निकालें। बस्लिंग अगोरा में फिलोसोफर्स को और पहाड़ी पर इकट्ठा हुए सिटीजन्स को याद करें। ग्रीक्स की कहानी सिर्फ उनका हिस्ट्री नहीं है, कई मायनों में यह हमारी अपनी शुरुआत है। उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया और पिछले 2500 सालों से दुनिया उस पर निर्माण कर रही है। उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिविलाइजेशन की एंड्यूरिंग इकोज में जी रही है। ग्रीक स्पिरिट क्यूरियोसिटी का स्पिरिट था, क्वेश्चनिंग का और ह्यूमन पोटेंशियल को सेलिब्रेट करने का। वे गॉड्स या सुपरमैन नहीं थे, वे लोग थे छोटी कम्युनिटीज में रहते हुए जिन्होंने यूनिवर्स को समझने के लिए ह्यूमन माइंड की पावर में और खुद को गवर्न करने के लिए ह्यूमन सिटीजन की पावर में विश्वास किया। वे पहले थे जिन्होंने ह्यूमैनिटी को कहानी के केंद्र में रखा। लॉजिक, रीजन, ब्यूटी और इंडिविजुअल फ्रीडम पर उनका ध्यान वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आधारशिला बन गया और तब से पूरे ग्लोब में अपना इन्फ्लुएंस फैला चुका है।